यह क्लास 6 का विज्ञान है जिसमें एक चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें अध्याय 1 में दिया है विज्ञान का अनूठा संसार। इस चैप्टर में विज्ञान से रिलेटेड जो सभी बातें हैं इसमें वर्णन किया गया है कि हमारे जीवन में जो हम कुछ काम करते हैं वह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित हैं। जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं, जैसे यह इलेक्ट्रिशियन के काम हो या कोई मैकेनिकल का काम हो, वह किसी भी प्रकार का वह काम हो जो हम अपने आधार पर उसे करते हैं वह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर माना गया है। ठीक है, तो इस चैप्टर में यहाँ पे हम पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि मनुष्य सदैव अपने आसपास के परिवेश के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहता है। बचपन से ही हम अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में खोजने लगते हैं और प्रश्न पूछने लगते हैं। विद्यालय के प्रारंभिक स्तर में पढ़ते हुए क्या आप अपने आसपास के परिवेश के विषय में पता लगाकर और खोजकर आनंदित हुए हैं? मध्य स्तर में भी हम अपने आसपास के इस सुंदर विश्व को जानने और समझने की रोचक यात्रा की ओर अग्रसर होते रहेंगे और इसके लिए हमारे पास एक नया विषय है विज्ञान। विज्ञान के इस अद्भुत संसार में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि यह विज्ञान क्या है, तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। हमारे दैनिक जीवन के जितने भी परिवेश के जो कार्य हैं या जो हम अपने आसपास जितने भी चीज़ें या वस्तुओं को देखते हैं और उसके बारे में आकलन करते हैं या अध्ययन करते हैं, वह सब क्या है, एक विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि यह एक रोमांचक साहसिक कार्य की तरह है जहाँ हम प्रश्न पूछते हैं, प्रकृति के विभिन्न आयाम खोजते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि ये सब आखिर होता कैसे हैं। इस विज्ञान के माध्यम से हम अनेकों प्रश्नों पर जाते हैं तथा उसका खोज कभी करते हैं तथा अनेक प्रश्न हम पूछते हैं कि ये सब कैसे होता है और इसका रहस्य क्या है, इसका कारण क्या है। ठीक है, ये सब जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जिज्ञासा, और इसी जिज्ञासा की इस पुस्तक का नाम भी पुस्तक का शीर्षक भी आया है। ठीक है, जिज्ञासा यानी किसी विषय के हम लोग जानने की जिसे हमें जिज्ञासा या इच्छुक है या किसी विषय में प्रश्न करने के हम लोग इच्छुक हैं। ठीक है, इसके बाद दिया है कि अध्ययन चाहे रेत के छोटे छोटे कणों का हो या बड़े बड़े पर्वतों का, एक घास के तिनके का हो या किसी विस्तृत जंगल का, यह हमें सदा ही नित्य नई खोजों के लिए प्रेरित एवं उत्साहित करता रहता है। जैसे कहने का मतलब है कि इस विज्ञान के अंतर्गत जो हम कुछ भी अध्ययन करते हैं या जिस किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं, चाहे वह रेत के छोटे छोटे कण हो या बड़े बड़े पर्वतों का पहाड़ या टीला हो या घास के तिनके हो, वो हमें एक नई खोजों के बारे में प्रेरित करता रहता है या उत्साहित करता रहता है, जिससे हमें नए नए प्रश्न भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ दिया गया है कि क्या आपने कभी रात के आकाश में चमकते तारों को ध्यान से देखा और ये सोचा कि ये तारे चमकते क्यों हैं? किसी फूल को खिलते देख आप विस्मित हुए हैं कि कैसे पता चलता है कि कब खिलना है? ये सब विज्ञान द्वारा उजागर होने वाले उनके रहस्यों के कुछ उदाहरण मात्र हैं। विज्ञान के बारे में सबसे रोचक बातें हैं कि ये सर्वत्र हैं, ये सभी जगह हैं, जिसे हम देखकर आश्चर्य होते हैं या कभी जिज्ञासु होते हैं और कभी अनेकानेक प्रश्न पूछने के लिए उत्सुक होते हैं। ठीक है, महासागर की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष की व्यापकता तक और रसोई में पक रहे व्यंजनों से लेकर खेल के मैदान तक सबसे अभूतपूर्ण खोज ऐसे ही अकल्पनीय स्थानों में हुई है। ठीक है, जितने भी ये सब बातें हैं यानी जिसे खोज किया गया है, ये सब हमारे आसपास के हैं, ये खोज करने वाले हैं। ठीक है, इसमें आगे दिया गया है कि विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन जिज्ञासा पहेली जैसा है। हमारे द्वारा की गई प्रत्येक नई खोज इस पहेली का एक टुकड़ा जोड़ देती है और आपको यह पता है कि यही तो इस पहेली की सबसे अच्छी बात है। इसकी कोई सीमा नहीं है कि हम क्या क्या खोज सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का हर नया भाग नए प्रश्नों तथा खोजों की ओर ले जाता है। हम कभी कभी देखते हैं कि इस पहेली का एक टुकड़ा गलत स्थान पर जोड़ दिया गया है और उसे वहां से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता है। नई खोजें प्रायः विश्व के बारे में हमारी समझ बढ़ाती है। जितने नई खोजें हैं, जितने नई चीज़ें हैं जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, वो हमारी
जिज्ञासा को बढ़ाती हैं या उत्सुकता को बढ़ाती है कि यह कैसे होता है। ठीक है, आप जैसे जैसे पुस्तक पढ़ेंगे आपके सामने अनेक रोचक विचार आएंगे। आप कई नए प्रयोग करेंगे जो आपके विचार करने को प्रेरित करेंगे और आप यह भी जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में ये सब कैसे उपयोगी हैं। और मान लगे कि हम जब नई नई खोज करेंगे तो क्या होगा, तब हमें यह समझ आने लगेगा कि ये सभी विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आइए इस यात्रा को आरंभ करते हैं अपनी पृथ्वी से। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी पर पर्यावरण भी है जिसकी रक्षा अति आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवन की एक अद्भुत विविधता है, पौधे और जंतु जो इस ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों में जीवित रहने और फलने फूलने में सफल हो सकते हैं। इस पृथ्वी पर अद्भुत विविधता अनेकों जाति अनेकों प्रजाति हैं। उनमें से पौधे और जंतु हैं जिसका एक समूह है जिसमें अनंत सजीव आते हैं और अनंत ऐसे जीव और पौधे आते हैं जिसे पृथ्वी के बारे में हम जानते हैं। आपने किसी बीज को एक पौधे में और किसी झिल्ली को एक सुंदर तितली में परिवर्तित होते देखा होगा तथा ऐसे अनेक अवलोकन किए होंगे। इन पौधों और जंतुओं का विकास किस प्रकार होता है। वास्तव में हमारे शरीर की वृद्धि के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। शरीर की वृद्धि के लिए ये किसी भी जीव जंतु हो या पेड़ पौधे हो, उसकी वृद्धि के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, विशेष रूप से भारत जैसे विशाल और विविध देश में भोजन अत्यंत मनभावन है। देश भर में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और उनको बनाने की विशिष्ट विधियां हैं। वे सब किससे बनते हैं, हम इसके बारे में पता करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि हमें जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। जल एक अत्यंत आनंददायक पदार्थ है। क्या आप कभी बारिश में दौड़े, भागे और कूदे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों और कैसे होती है? क्या आपने ध्यान दिया है कि जल ठंडा करने पर बर्फ़ बन जाता है? जल ठंडा करने पर अत्यधिक जब जल ठंडा करते हैं तो अब बर्फ़ बन जाते हैं और गर्म करने पर उबलने लगता है, यानी उसका वाष्प उबलने लगते हैं। कि आपको भी गर्मी में ठंडा जल पीने या सर्दियों में गर्म जल से नहाने में आनंद आता है। हम गर्म और ठंडे को कैसे समझते हैं, चाहे वह जल या जोर से तपते हमारे शरीर का तापमान हो। कोई वस्तु कितनी गर्म है यह ज्ञात करना महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे हमारे शरीर का टेम्परेचर है या तापमान अधिक है तो उसको हम कैसे चेक करते हैं। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। जैसे यहाँ पे हम समझते हैं, हमारे आसपास अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं। जिस कागज़ पर हम लिखते हैं, धातु की चाबी, प्लास्टिक का पैमाना, हमारे बॉक्स में मिटाने वाला रबर, बॉक्स को बंद रखने वाला चुंबक, हमारे पहनने के कपड़े, दूध पीने का प्याला और बहुत सी अन्य वस्तुएं सब किससे बनी होती हैं? क्या ये विभिन्न पदार्थों से बनी हैं? हम विभिन्न पदार्थों को एक दूसरे से कैसे पृथक करते हैं? इस पुस्तक यात्रा में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इस पृथ्वी पर विद्यमान प्रत्येक वस्तु के बारे में प्रश्नों की एक अंतहीन सी सूची बनती जाएगी जिसका अंतहीन यानी जिसका कोई अंत नहीं हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अनंत प्रश्नों का एक सूची बनती जाएगी। किंतु प्रश्नों की यह सीमा केवल पृथ्वी के लिए ही क्यों हो? यह पृथ्वी के लिए ही क्यों हो? हम उससे परे यानी इस पृथ्वी से परे सूर्य, चंद्रमा और आकाश में चमकने वाले लाखों तारों पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि सूर्य हमें सूर्य की रोशनी क्यों मिलती है और चंद्रमा या आकाश में चमकने वाले जो लाखों तारे हैं वह क्यों टिमटिमाते हैं। इस पर भी हम अनेकों प्रश्न कर सकते हैं। चाहे आपको किसी भी पत्ती की संरचना के बारे में जानना हो या यह कि वस्तुएं कैसे गति करती है या यह कि मूंगफली के छिलके को कैसे अलग करते हैं, इस पुस्तक का प्रत्येक अध्याय आपकी जानने की इच्छा को जागृत करेगा ही, संभवतः आपके मन में अनेक प्रश्न भी पैदा करेगा। चाहे आपने ध्यान न दिया हो फिर भी आप अनेक प्रश्नों के उत्तर अब तक ढूंढते रहे होंगे। मान लीजिए कि आपकी कलम लिखना बंद कर देती हैं, तब आप क्या करेंगे? आप शायद अपने आप से यह पूछेंगे कि मेरी कलम ने लिखना क्यों बंद कर दिया। आप ये अनुमान लगाएंगे कि कलम में सही समाप्त हो गई है। ठीक है, तब आप इस अनुमान का परीक्षण कलम खोलकर और रिफिल की सही जांच करेंगे। यदि वह खाली है तो आप जानेंगे कि हमारी अनुमान सही था। परंतु मान लीजिए कि आप देखते हैं कि सही समाप्त नहीं हुई है, तब हम क्या सोचेंगे? या तो सोचेंगे कि संभवतः सही सूख गई है या इसकी जांच करने के लिए यह अनुमान
सही है या नहीं, आप कुछ प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वास्तव में विज्ञान ऐसे ही कार्य करता है। आपके यह जानने का प्रयास कि आपकी कलम ने स्याही क्यों बंद कर दिया, वैज्ञानिक विधि का यह भी एक उदाहरण माना जाता है। ठीक है, अब इससे संबंधित यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है, जैसे कि आइए सोचें और लिखें। जैसे यहाँ पे प्रश्न के तौर पर दिया गया है कि एक ऐसे ही अन्य समस्या के बारे में लिखिए जिसे आपने हल करने का प्रयास किया हो। जैसे इस चैप्टर में यहाँ पे वर्णन किया गया है कि हम पढ़ते समय यदि हमारी कलम की स्याही कलम जैसे लिखना बंद कर देता है या बंद हो जाता है, तो उसके बारे में हम क्या सोचते हैं? सोचते हैं कि या तो हमारी स्याही ख़त्म हो गई है या जो स्याही है वह सूख गई है। ठीक है, तो फिर इसके बारे में उसको हम खोलकर अच्छी तरह से जांच करते हैं और हम इस घटना को यहाँ पे लिखा गया है कि यह एक वैज्ञानिक विधि का उदाहरण है। तो इसी तौर पर यहाँ पे क्वेश्चन के तौर पर दिया गया है कि एक ऐसे ही अन्य समस्या के बारे में लिखिए जिसे आपने हल करने का प्रयास किया हो। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि आपने किन चरणों का पालन किया है, इसके भी बारे में लिखना है। तो मैंने अपने यहाँ पे दृष्टि से लिखा, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि जैसे कि पढ़ते समय बल्ब का अचानक बुझ जाना है, इसका कारण जानने के लिए हम उस बल्ब के फ्यूज तार या स्विच पर ध्यान देते हैं जिससे हमें इस समस्या के बारे में पता चलता है। इस कारण समस्या का निवारण हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे पढ़ते समय बल्ब फ्यूज है तो उसके हम या तो स्विच पर या तार पर ध्यान देते हैं और ध्यान देकर जहाँ उसकी गलती है वहाँ गलती हम सुधार कर और इसे हम निजात पा सकते हैं। इस कारण इसको वैज्ञानिक दृष्टि से दर्जा दिया गया है। ठीक है, कि हम भी अपने जीवन में जो कुछ भी थोड़ा बहुत जो काम करते हैं वो वैज्ञानिक विधि द्वारा करते हैं। ठीक है, फिर इसमें दिया है कि आप ऐसी समस्या को हल करते हुए आपने किन चरणों का पालन किया है। विज्ञान, तो यहाँ पे कुछ वर्णन किया गया है कि विज्ञान केवल तथ्य एवं आंकड़ों को याद करना अथवा केवल प्रयोग करना नहीं है। विज्ञान चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करते हुए हमारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में सहायक होता है। वे कौन से चरण हैं जिनका हम अनुपालन कर सकते हैं? तो जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, ऐसी समस्या का हल करने के लिए सबसे पहले हम अपने मन में उसका चित्रण करते हैं, यानी जिस घटना को जिस चीज़ को हमें सुधारना है उसका हम मन में चित्रण करते हैं। फिर इसके समस्या का अनुमान लगाते हैं और उसका हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमें रुचिकर लगता है इसे जिसे हम समझ नहीं पाते हम उसका अवलोकन करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो समस्याओं का हल ढूंढने अथवा नई वस्तुओं की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, परंतु क्या कोई भी व्यक्ति जो वैज्ञानिक विधि का पालन करता है एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है? भोजन पकाने वाला व्यक्ति यह सोचकर हैरान हो सकता है कि दाल कुकर से बाहर कैसे निकली। क्या कुकर में बहुत अधिक पानी था? साइकिल की मरम्मत करने वाले व्यक्ति के बारे में सोचिए जो यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि टायर से हवा कैसे निकली, हवा कहाँ से बाहर निकली, हवा कहाँ से बाहर निकल गई। या कोई विद्युत ठीक करने वाला व्यक्ति यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि विद्युत बल्ब क्यों नहीं जल रहा है, विद्युत बल्ब क्यों नहीं जल रहा। क्या कोई समस्या बल्ब में है या स्विच में? जब हम प्रश्न पूछने और इनका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं तो एक तरह से हम सभी वैज्ञानिक जैसा कार्य करते हैं। जैसे इस चैप्टर में दर्शाया गया है कि हम अपने जीवन में अनेकों कार्य करते हैं, छोटे बड़े जो कार्य करते हैं वह किस आधार पर करते हैं? वैज्ञानिक विधि द्वारा कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति साइकिल बना रहा है तो वह देख रहा है कि साइकिल का जो हवा है वह कहाँ से निकल रही है, वह अपने दिमाग से उसके बारे में सोचता है, फिर वह प्रयास करता है और इस कार्य में वह सफलता पाता है। ठीक है, तो हमारे जीवन में जो कुछ भी कार्य हैं वो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक विधि द्वारा उसका अनुसरण करते हैं। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन के तौर पर दिया गया है क्रियाकलाप 2 में कि आप दैनिक जीवन की ऐसी एक इस परिस्थिति का वर्णन करें जहाँ कोई व्यक्ति वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करता है। ठीक है, अपने दैनिक जीवन की ऐसी परिस्थिति का वर्णन हमें करना है जहाँ कोई व्यक्ति जो काम करता है उसका जो काम है वर्क है वह वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करता है। ठीक है, तो इस पर मैंने रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखा है, जैसे आप देख सकते हैं। अपने दैनिक जीवन में अनेकों परिस्थितियां आती हैं जिनमें से मैंने देखा कि एक व्यक्ति पंखा बनाने का कार्य करता है जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है।
इससे निजात पाने के लिए कई परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, जैसे कि तार या स्विच को बदलना या विद्युत का प्रवाह होना। अंततः इस समस्या पर सफलता प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में कई परिस्थितियाँ आती हैं जिसका अनुसरण हम वैज्ञानिक विधि द्वारा करते हैं। ठीक है, ऐसे भी अनेक कार्य हैं जिसका हम वैज्ञानिक विधि द्वारा कार्य करते हैं। ठीक है, क्या आपने अपने अनुभव किया है कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसी अनेक परिस्थितियाँ आती हैं जहां हम अपने अनजाने वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। हम सभी एक सीमा तक वैज्ञानिक विधियों का अनुप्रयोग करते हैं जो हमें हमारी बड़ी समस्याओं को हल करने एवं ब्रह्मांड के रहस्यों का समाधान निकालने की क्षमताओं को बढ़ाती हैं। यह समझना आवश्यक है कि विज्ञान को समझने और सीखने के लिए जिज्ञासु होना और आसपास के वातावरण का अवलोकन करना सर्वोपरि है। जब हम जिज्ञासु होते हैं तब हम प्रश्न पूछने लगते हैं, कैसे और क्यों। स्मरण रखिए कि यह संसार वस्तुओं का एक भंडार है और हम नहीं जानते कि और भी कितनी ही वस्तुएं हैं जिन्हें खोजना अभी शेष है। वैसे भी यह संसार जो है अनंत वस्तुओं का भंडार है और अनंत प्रश्नों का इसमें समावेश है। जिसे हम खोज करते हैं तो अनेक एक पर एक प्रश्न आते जाते हैं और उसकी अंतहीन जैसे सूची बन जाती है। ठीक है, इसका अतिरिक्त भी और से बहुत से विषय वस्तु हैं जिन्हें खोजना अभी शेष है। ठीक है, चलिए इसमें क्रियाकलाप में दिया है कि यदि आपको किसी वस्तु या घटना के बारे में प्रश्न पूछना है कि यह क्यों होती है, तो उसके बारे में आप क्या पूछेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद दिया है कि आप अपने प्रश्न को उत्तर किस प्रकार खोजेंगे, यह लिखने का प्रयास कीजिए। फिर इसमें दिया है कि वैज्ञानिक खोज अकेले कम ही होती है। दुनिया भर के वैज्ञानिक प्रायः एक दूसरे के साथ बड़े बड़े समूहों में कार्य करते हैं। इसलिए यदि आप स्वयं उत्तर नहीं ढूंढ पाते हैं तो अपने मित्रों से निसंकोच सहायता मांगिए। ठीक है, साथ ही मिलकर खोजना सदैव अधिक आनंददायक होता है। तो चलिए इस प्रश्न को तौर पर यहाँ पे हम इसको देखते हैं। इसका आंसर हमने यहाँ पे लिखा है। क्वेश्चन कह रहा था कि किसी भी घटना के बारे में यदि हम प्रश्न पूछना चाहते हैं तो उस प्रश्न को हम किस प्रकार पूछते हैं। तो इसका आंसर हमने यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले उस घटना या उस विषय वस्तु का नामकरण या चित्रण अपने मन में करते हैं और इस प्रकार हम प्रश्न पूछते हैं। जैसे किसी घटना का हमारे मन में आया कि अचानक जब मृत्यु होती है तो मृत्यु का मन में हमारे स्मरण आया, उस प्रकार हम क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कभी भूकंप आता है, अचानक भूकंप आया तो उस भूकंप के बारे में हम अनजान हैं तो हम पूछते हैं कि भूकंप क्यों आते हैं, सुनामी क्यों आती है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन से हम अनजान हैं तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस प्रकार से हम पूछते हैं कि भूकंप क्यों आता है, हमारी मृत्यु अचानक क्यों होती है, आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, बिजली क्यों कड़कती है, बाढ़ या सुनामी क्यों या कैसे आता है। ठीक है, इस प्रकार से हम प्रश्न पूछते हैं। फिर इसके आगे यहाँ पे दिया गया है कि जिस प्रकार बच्चे बारिश का आनंद लेते हैं उसी प्रकार विज्ञान भी एक आनंदमय खोज जैसा होता है। विज्ञान की इस यात्रा का आनंद ले और खोज करते रहे। ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों के बारे में सोचना कभी भी बंद न करें और प्रश्न पूछते रहें। क्या आप विज्ञान की इस रोमांचक यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? आइए इसे आरंभ करें। फिर यहाँ पे एक टॉपिक के तौर पर दिया गया है प्रश्न के तौर पर कि बुद्धिमान बनने के लिए प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है। तो इस चैप्टर में इस प्रश्न से ही रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। जैसे ऐसे बहुत से प्रश्न दिया है कि इस ब्रह्मांड में जो अनेक जो कार्य होते हैं वह क्यों होते हैं, किस प्रकार होते हैं। तो जब तक इसके बारे में हम नहीं जानते हैं तब तक हमें प्रश्न भी पूछना नहीं बनता है। ठीक है, ऐसे इस चैप्टर को हम पढ़कर और अनेक प्रश्न तथा अनेक संसार के अद्भुत बारे में जान सकते हैं या प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर 1 नंबर के यहाँ तक ये चैप्टर था जो कि समाप्त हो गया।